Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So friends, I again welcome you back to this chapter Alternating Current और अभी हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है जैसे कि आप सबको पता हो कि जो डेट्स आई हैं इट इज गोइंग टू बी हेल्ड बिटवीन मई एंड मिड जून। तो ये मई से जून के बीच का जो आपका टाइम पीरियड है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को डेडिकेट किया गया है। एक्चुअल डेट्स क्या है वो अभी रिलीज नहीं हुई हैं, जैसे भी ऐसे आएंगी हम आपको उसको नोटिफाई कर देंगे। तो इन रिगार्ड ऑफ दैट हमने टीम अनलॉक साइंस ने डिसाइड किया है कि वी विल ब्रिंग यू सेगमेंट विच विल बी डेडिकेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो तो हमारे टारगेट 21 में चली रही हैं जो जेई और नीट के लिए फोकस्ड है। प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन के सवाल अलग होते हैं तो हम आपको वो भी कराएंगे अलग से। सो उसको माइंड में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे न्यूमेरिकल हर साल आपका बोर्ड में बनता ही बनता है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज रेजोनेंस। ये थोड़ा बहुत आपने क्लास 11th में वेव्स में पढ़ा होगा रेजोनेंस वगैरह। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी होता है एंड basically we are going to study resonance in series RLC सर्किट। RLC सर्किट आपके पैरेलल में भी होते हैं बट पैरेलल हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको लास्ट टर्न याद हो कि किसी भी आर एल सी सर्किट में जो सीरीज में है और उसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस सर्किट का इम्पिडेंस क्या होता था? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है आपका करंट, इसका जो पीक वैल्यू होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड। वी नॉट क्या है? वोल्टेज की पीक वैल्यू है और जेड की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब इसमें ये आपका आता है कि अगर हमें आई नॉट की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो हमें z की वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा। तो z की वैल्यू मिनिमम कैसे होगी? रेजिस्टेंस है, इस टर्म को आप जीरो कर सकते नहीं है। एक्सएल एक्सी को आप जीरो कर सकते नहीं क्योंकि आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है, तीनों एलिमेंट आपके होने चाहिए। सो यू कैन नॉट हैव इंडिविजुअल आर एल और सी टू बी जीरो। लेकिन मिनिमाइज कैसे हो सकता है? इस डिफरेंस को हम जीरो कर दें। सो फॉर मिनिमम इम्पिडेंस, फॉर मिनिमम इम्पिडेंस एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू को हम जीरो पुट कर सकते हैं या एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्स सी। तो इसको लिख दिया ओमेगा नॉट एल और 1 ओमेगा नॉट सी। तो यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1/LC। देयरफॉर ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट एल सी बन जाएगा आपका। एंड दिस ओमेगा नॉट इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। And XL minus X is equal to 0 is the phenomena known as resonance। तो रेजोनेंस पे क्या होता है? आपका जो करंट है सर्किट में वो मैक्सिमाइज हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है कि आपका इम्पिडेंस मिनिमाइज होगा। इम्पिडेंस आप कैसे मिनिमाइज करोगे?
एक्सएल माइनस एक्सी के टर्म को 0 कर दोगे, या अगर हम वर्ड्स में लिखें रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट विल बी 1/√LC करके आएगी आपकी वैल्यू ये, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो हमारी ओमेगा नॉट की वैल्यू आई है 1/√LC, और ओमेगा नॉट क्या होगा 2πf0। देयरफॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2π√LC। हमने दो चीज क्यों की, क्योंकि सवाल में आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है कि आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। अगर कहता है फाइंड द एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आप ओमेगा नॉट निकालोगे, और अगर आपसे सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछता है तो आप एफ नॉट निकालोगे। तो आपको बोर्ड एग्जाम में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है खास, कि आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है मतलब एफ नॉट, या एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा, दैट इज ओमेगा नॉट। अब एट रेजोनेंस z क्या बन जाएगा √r² या r बन जाएगा। देयरफॉर करंट एट रेजोनेंस विल बी V0/r। तो ये आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है कि एट रेजोनेंस जो भी आपका सर्किट का रेजिस्टेंस है या इम्पिडेंस है, एट रेजोनेंस इम्पिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। तो ये आपके रेजोनेंस की खास बात होती है, ये कि एट रेजोनेंस आपका जो इम्पिडेंस होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है आपके नेचर में। अब अगर मैं इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करूं, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, और ग्राफ किसके बीच में होगा, बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मेरा आई है और यहाँ पे ओमेगा है। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है आपका। फ्री हैंड ही बनाते हैं इसको हम लोग। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है। ये हमारा ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे क्या है, ये आपकी आई नॉट की वैल्यू है। दिस इज करंट एट रेजोनेंस। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, that is known as omega is equal to omega naught or your resonant frequency। और इसी का एक वाइस वर्सा ग्राफ है बिटवीन इम्पिडेंस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये जस्ट इसका ऑपोजिट बनता है, ये कुछ इस तरह बनता है आपका ये। सो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आपका इम्पिडेंस सबसे मिनिमम होता है, और वो आर के बराबर होता है आपका। अच्छा, जो ओमेगा है उसका यूनिट रेडियंस पर सेकेंड होता है आपका। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी आस्क्ड या दिस मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपका जो अब सेक्शन ए आपका हो गया है वो 20 मार्क्स का हो गया है आपका। तो वो 1 मार्क के क्वेश्चन लगने कहते हैं कि हमारे 1 मार्क के सवाल हैं, बट ये सबसे हम मुश्किल नहीं कहेंगे इसको कि हम मुश्किल होते हैं, बट हाँ मतलब दीज 20 मार्क्स विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट बाय यू। अब ये एफर्ट कहाँ से आएगा, हमें कोई ऐसे कोई बहुत पहाड़ नहीं तोड़ना है हमको। ये एफर्ट आपको बस ये करना है कि आपको अपनी एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप लोग पढ़ने की आदत डालिए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए। वो पढ़ के जाएंगे तो श्योर है कि आपको 20 में 20 उसमें पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि इस बार आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी भी 1 मार्क क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है। तो अगर आप अपने टॉपिक से वेल वर्स नहीं है तो आप उन सवालों को नहीं कर पाएंगे आप। बाकी प्रैक्टिस हम अपने एंड से आपको हम कराएंगे, बट
उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताब आपको कोई बहुत फैंसी किताब नहीं पढ़नी, बहुत हाई-फाई किताब नहीं पढ़नी, सिर्फ़ एनसीईआरटी पे ही आपको फ़ोकस करना है, एनसीईआरटी कर लेंगे, उसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स तो प्रैक्टिस है, उसका एनसीईआरटी से कोई ऐसा कोई बहुत मतलब नहीं है। बट अगर आप बायो से हो, फिर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आपको एनसीईआरटी को ही पकड़ के रखना है। आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी एनसीईआरटी पूरा पार लगा देगा। बाकी सेक्शन सी, डी और ई पूरा आपका प्रैक्टिस के ऊपर है। आप कितना लिख रहे हो, कितना न्यूमेरिकल लगा रहे हो, कितने आप टेनियर लगा रहे हो, उस पे डिपेंड करता है आपका। तो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस हम आपको कराते रहेंगे, ये हमारी आपको गारंटी है कि आने वाले लेक्चर्स में आपको हम इतने सवाल करा देंगे कि आपको अब इन टॉपिक्स में डर नहीं लगेगा। So moving on to the next segment of this lecture, that is known as the Q factor. ये कई बार आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज क्यू फैक्टर। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इट डिटरमाइंस द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस पीक। अब शार्पनेस का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूं, आपको उससे कुछ कहानी समझ में आएगी। ग्राफ यहाँ पे हमारा जो है वो करंट और ओमेगा के बीच में है, और ये मेरा, एंड दिस इज माय पॉइंट एट विच रेजोनेंस इज हैपनिंग। मैं यहाँ पे 3 कर्व बनाता हूँ, इन तीनों कर्व में आप कॉन्ट्रास्ट देखिएगा। आप एक कर्व मैंने ये बनाया, एक मेरा ब्लू कर्व ये है मेरा, और एक मेरा रेड कर्व ये है। आप देख सकते हैं कि तीनों पे, अगर मैं यहाँ पे तीनों के करंट्स मार्क करूं, सपोज लेट दिस बी I01, this be I02 एंड दिस बी I03। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, तो जो I01 का मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है, I02 का थोड़ा कम है, I03 का सबसे सबसे कम है। अभी हमारा पीछे करंट क्या आया था, I0 was equal to V0 by R at रेजोनेंस। रेजोनेंस पे Z क्या होता है, वो R के बराबर बन जाता है। तो I0 क्या है, V0 by R है, सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो करंट और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब इन तीनों में ब्लैक वाले का रेजिस्टेंस सबसे कम है, रेड वाले का सबसे ज्यादा है, और ब्लैक ब्लू वाले का उसके इंटरमीडिएट है या मीडियम है आपका। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक चीज, जब रेजिस्टेंस कम है तो आपका देखिए रेजोनेंस का पीक कितना शार्प बन रहा है आपका, मतलब करंट एट रेजोनेंस ज्यादा आ रहा है। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा आपका पीक उतना ब्लंट बन रहा है, देख रहे हैं, शार्पनेस बिल्कुल नहीं है। तो इसका क्यू फैक्टर सबसे कम होगा, इसका क्यू फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो किसी भी रेजोनेंस पीक का जो कर्व होता है या शार्पनेस होती है, वो क्यू फैक्टर समझाता है आपका। क्यू फैक्टर पे कहते हैं, या फुल फॉर्म में इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब किस चीज की क्वालिटी, कोई भी सिग्नल है, एक सिंपल सा, आप टीवी देख रहे हो, आजकल देखते ना, एच डी आता है, क्यू एलईडी आता है, एलईडी आता है, उसमें सिग्नल आपका बहुत क्लियर आता है, बहुत ही हाई डेफिनेशन सिग्नल है। तो आपके टीवी में ही एक एच डी आता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एक एच डी आता है हाई हाई डेफिनेशन। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि एच डी का क्लैरिटी उतना अच्छा नहीं होता जितना एच डी का होता है आपका। क्यों? बिकॉज एच डी का क्यू फैक्टर ज्यादा है, एच डी का कंपेरेटिवली कम होता है, इसीलिए एच डी चैनल महंगे आते हैं कंपेरेटिव टू एच डी चैनल। तो जो सिग्नल जितना अच्छा होगा उसका क्यू फैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सिग्नल की जो क्वालिटी होती है कि कितना क्लियर है सिग्नल, जैसे आप रेडियो सुन रहे हो, कुछ कुछ चैनल बड़े साफ साफ आते हैं, मतलब क्या है कि उसका उस चैनल का क्यू फैक्टर बड़ा अच्छा है। कुछ चैनल जो होते हैं मतलब बहुत बहुत डिस्टर्ब आते हैं, मतलब उसका क्यू फैक्टर बहुत खराब है। तो ये क्यू फैक्टर का मतलब होता है, ये किसी भी सिग्नल की क्वालिटी को बताता है आपका ये।
अब ये तो इसकी थ्योरी हो गई, इसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? तो अगर मैं वापस फिर से ग्राफ ड्रॉ करूँ ये वाला में, तो यहाँ पे हमने पाई लिया, यहाँ पे ओमेगा लिया और एक कर्व हमने कुछ ऐसा बनाया। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है एंड दिस इज आई नॉट। अब हमने दो पॉइंट और लिए, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। ऐसी क्या खास बात है? इसको P1 मार्क किया, इसको हमने P2 मार्क किया। इन दोनों पॉइंट की खास बात है कि यहाँ पे जो करंट होता है वो पीक वैल्यू का √2 टाइम्स होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। तो इन पॉइंट से करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा 1 है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा 2 है, एंड दिस रीजन इज नोन एज बैंड विड्थ। नाउ व्हाट इज बैंड विड्थ? अगर हम देखें मैथमेटिकली, बैंड विड्थ is basically omega 2 minus omega 1। तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Q factor is defined as resonant frequency upon bandwidth। तो ये Q factor की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। Resonant frequency upon bandwidth will give you quality factor और Q factor। नाउ व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ क्या चीज होती है? तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कभी अपना आप एफएम रेडियो आप ट्यून करिएगा, तो जैसे मान लीजिए कोई चैनल है आपका 91.1 है, तो कभी आप 91.0 और 91.2 करिएगा, तो इस पे तो क्या है, इस पे आपका सिग्नल एकदम साफ आता है एकदम, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। इस चैनल के आप दाएं बाएं ट्यून करिएगा तो एक लिमिट तक आपको चैनल सुनाई देगा, फिर कुछ टाइम कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद वो चैनल गायब हो जाएगा। तो बैंडविड्थ बेसिकली वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसके बीच में आपका सिग्नल लाई करता है। तो कभी आप इसको ट्राई करिएगा, अपने एफएम को ट्यून करिएगा, तो जिस चैनल पे आपका सिग्नल एकदम क्लियर आ रहा है उसके आप राइट लेफ्ट ट्यून करिएगा तो आपको कुछ लिमिट तक चैनल सुनाई देगा आपको, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा। तो ये वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका सिग्नल आपका पाया जाएगा या आपको लाई करता हुआ मिलेगा। अच्छा, अब ये P1 P2 क्या होते हैं? These P1 and P2 are called हाफ पावर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि पॉइंट P का पावर क्या होगा? P का पावर कितना होगा? I²R। अच्छा, अब P1 का पावर क्या होगा? करंट कितना है? I0/√2 स्क्वायर इंटू R। कितना बन जाएगा? हाफ I0²R, या दिस इज P/2। ऐसे ही P2 निकालोगे, I0/√2 का स्क्वायर इंटू R, ये बन जाएगा हाफ I0²R या P/2। तो आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे जो पावर है वो पीक की आधी है, इसलिए इसको हम कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स। बाकी इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम स्किप करते हैं, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। तो सिंपली हम लिखते हैं रिलेशन। सो इन टर्म्स ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, जो आपका क्यू फैक्टर आता है दैट इज ओमेगा नॉट L/R, और क्यू फैक्टर इज 1/ओमेगा नॉट RC, और इट विल बी 1/R√L/C। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं।
अब डिपेंड करता है कि आपको क्या एग्जाम में वैल्यूज दी हैं, तो आपको उस हिसाब से इन तीनों फॉर्मूलेस को यूज करना है। तो ये आपके 3 फॉर्मूलेस हैं जो क्यू फैक्टर निकालने के काम आएंगे आपके ये। तो ये तो ड्राइव करके आते हैं, डेरिवेशन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। बाकी क्यू फैक्टर की जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछा डिफाइन क्यू फैक्टर, आप लिखेंगे इट सिग्निफाइज द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस पीक, और आप ये फिगर ड्रॉ करके आएंगे। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछे या थ्योरम पूछे, स्टेटमेंट के साथ आप फिगर जरूर 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 बना के आएंगे, वो उसको आप नहीं स्किप करेंगे। इसका ध्यान रखिएगा इस बात का, बिकॉज इट विल फेच यू फुल मार्क्स, जितने भी उसका वेटेज होगा। बाकी फॉर्मूला पूछता है, फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है पिंक मार्क में, ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ दैट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, प्लस अगर आपके सर्किट एलिमेंट्स में दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू से भी उस सर्किट का क्यू फैक्टर निकाल सकते हैं आप लोग। तो अगर आप देखिए इन तीनों फॉर्मूले में जो क्यू फैक्टर है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स में है, तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा आपका सिग्नल उतना अच्छा आएगा आपका, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा आपका सिग्नल उतना खराब आएगा आपका। सो क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। So friends, this lecture was all about resonance and Q factor और quality factor। ये एक बहुत ही important lecture था, इसको दोबारा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसके notes बनाइएगा, बिकॉज इस पे सवाल आपके हर साल 2 से 3 नंबर के बोर्ड में आते ही आते हैं। तो यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इन केस आप हमें लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनको फ़ायदा मिल सके। एंड अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, इसको अपने दोस्तों में रिकमेंड करें। प्लीज़ डू आस्क देम टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेक्चर और एनी अदर कंटेंट, आप अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम उसको हर पॉइंट में आपको एड्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, कीप वर्किंग हार्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। कोविड है, कोविड से बचकर है, बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जो प्रिकॉशंस उसको लेते रहिए, एंड वी होप कि यू एक्सेल वेरी वेरी वेल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।